अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में आज फिर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम मुल्क के इस वक्त सबसे ज़्यादा संजीदा और देरीना मसला पर बात करेंगे, मसला कश्मीर। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 70 साल में जो भी बच्चा पैदा होता है, अजान के बाद उसके कानों में दूसरी आवाज़ मसला कश्मीर की बाबत सुनाई देती है। 72 साल से हमें ये बताया जाता है कि कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है और जब तक पाकिस्तान कश्मीर पर दस्तरस हासिल नहीं कर लेता, कश्मीर के पूरे इलाका को अपने अंदर मदगम नहीं कर लेता, उस वक्त तक पाकिस्तान नामुकम्मल है। मसला कश्मीर को समझने के लिए सबसे पहले हमें कानून आज़ादी हिंद का मुतालिया करना होगा। इंडिया, पाकिस्तान या बर्रे-सगीर को किन शराइत पर किस तरह से आज़ादी दी गई थी। 1947 में कानून आज़ादी हिंद में रियासतों के बारे में क्या पॉलिसी बनाई गई थी, ये जानना सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। जिस वक्त पाकिस्तान और इंडिया को आज़ादी दी गई, ये तय किया गया था कि आज़ाद रियासतों के राजाओं और उनके सरबराहों को यह हक हासिल होगा कि वो जिस मर्जी आज़ाद रियासत के साथ शामिल हो जाएं, बसूरत दीगर वो अपनी रियासत को आज़ाद रखने के भी अहल करार दिए गए थे। ये इत्तफाक राय पाकिस्तान मुस्लिम लीग या उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान क्यों कर हो सका कि तमाम रियासतों के सरबराहान को इजाजत दी गई कि वो अपनी मर्जी करें। साफ जाहिर है, जब तकसीम का एक फार्मूला तय पा गया था कि मुसलमान अक्सरियती इलाकों पर मुस्लिम रियासत यानी पाकिस्तान और गैर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों पर गैर मुस्लिम रियासत या सेक्युलर रियासत या इंडिया वजूद में आएगा, तो रियासतों की सूरत में इस असूल से रूगर्दानी क्यों की गई और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की क़यादत या कायदे आज़म ने और उनके साथियों ने इस असूल को क्यों तस्लीम किया। बहरहाल आज ये असूल समझ लें कि रियासती सरबराहों को आज़ादी थी कि वो किसी भी आज़ाद रियासत के साथ मदगम हो जाएं। रियासत कश्मीर के डोगरा राजा ने इंडिया के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया और मुसद्दका रिकॉर्ड की बुनियाद पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसने पाकिस्तान की तरफ मदगम करने या एनेक्सेशन की कोशिश की, मगर बावजूद ये बात मुमकिन ना हो पाई। चौधरी मोहम्मद अली, सरदार शौकत हयात और दीगर उस वक़्त के लीडर्स जो अपनी सियासत से रिटायरमेंट के बाद कुतब लिख चुके हैं, उन सब का मौक़िफ़ ये है कि कायदे आज़म और लियाकत अली खान की दिलचस्पी कश्मीर को लेने से ज़्यादा रियासत हैदराबाद और जूनागढ़ मनावदर को अनेक्स करने की थी। इसकी वजूहात क्या थी, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ वजूह बयान करते हैं। नाक़िदीन ये कहते हैं कि रियासत हैदराबाद, जिसमें आबादी की भारी अक्सरियत हिंदू मकतबा फ़िक्र की थी, और इसी तरह रियासत जूनागढ़ व मनावदर जिसमें हिंदू अक्सरियत थी, वो बहुत अमीर रियासतें थी और उनके राजाओं के पास बेशकीमत खजाने थे। इसलिए पाकिस्तान की उस वक़्त की हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट ने हद्दुल इम्कान कोशिश की कि उन रियासतों को पाकिस्तान के साथ मदगम किया जा सके, मगर बावजूद ऐसा मुमकिन ना हो सका। बहरहाल कुछ ही अरसे के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने स्टेट एक्टिविटी या रियासत की किसी पॉलिसी के जरिए ऐसा करने की बजाय रोज़े अव्वल से नॉन स्टेट एक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए रियासत जम्मू और कश्मीर पर कबायली सरबराहों और लड़ाकाओं को भेजकर एक हमला किया। बिलाशुबा वक्ती तौर पर हमें फतह हासिल हुई और मौजूदा रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को डोगरा राजा की हुकूमत से आज़ादी दिलाना मुमकिन हो सका। दूसरा रुख में हम हमेशा बात मुरवजा बयानिया और टेक्स्ट बुक्स में लिखी गई या बारहा मीडिया पर रिपीट की गई बातों से मुतसादम पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद एक सूरत हाल ये होती है कि जिस वक्त पाकिस्तान और चीन अपने सरहदी तनाज़ात को निपटा लेते हैं और पाकिस्तान एक मखसूस खित्ता को चीन को सरेंडर कर देता है या तोहफतन पेश करता है, उसके बाद 1962 में चीन और इंडिया के दरमियान एक सरहदी तनाज़ा होता है। पावर कॉरिडोर्स में उस वक्त मौसर तरीन शख्स कुदरतुल्लाह शहाब कहते हैं कि चीनी सफ़ीर ने उन्हें मशवरा दिया कि हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए कार्रवाई करे तो चीनी हुकूमत उसकी मदद करेगी, मगर बावजूद ऐसा ना हो सका और हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी यकीन दहानी पर यकीन किया कि जंग के बाद अमरीका पाकिस्तान को कश्मीर के हसूल में अमली मदद देगा। हमारे मीडिया में एक ज़बरदस्त किस्म का परसेप्शन या गलत तासर ये पैदा किया गया है कि क़याम पाकिस्तान के वक़्त
पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त मुल्क था और इंडिया अमेरिका का मुखालिफ मुल्क था। इस परसेप्शन को गलत करना और असलियत बताना इस वक्त कौम की सबसे बड़ी जरूरत है। पाकिस्तान जिस वक्त रूस के खिलाफ अमेरिका के साथ बहुत से मुआहिदों में बंध रहा था और इंडिया उन तमाम मुआहिदों में गैर जानिबदार था, उस वक्त भी अमेरिकी इंतजामिया की कोशिश ये थी या अमेरिका की एक तयशुदा पॉलिसी ये थी कि पाकिस्तान कभी मशरकी बॉर्डर पर इंडिया के साथ झगड़ा नहीं करेगा। सीटो, सेंटो और बगदाद पैक्ट जैसे तमाम मुआहिदों के अंदर अमेरिका ने पाकिस्तान की हुकूमत से ये लिखवाना जरूरी समझा कि ये तमाम असला जो अमेरिका की तरफ से इमदाद या कीमत की शक्ल में दिया जाएगा वो कभी इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और ये बात आज ढकी छुपी नहीं है, इस बात को अब कौमी सतह पर तस्लीम कर लिया गया है। बहरहाल जब चीन की जंग के बाद सदर अयूब को एहसास हुआ कि अमेरिका ने उनके साथ किए गए वादे पूरे नहीं किए, तो ऑपरेशन जिब्राल्टर का खेल खेला गया, जिसमें बदकिस्मती से नाकामी हुई और बॉर्डर्स पर खुली जंग होने के बाद पाकिस्तान को सुलह और जंगबंदी की तरफ जाना पड़ा और लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुस्तकिल सरहद की हैसियत इख्तियार कर गई। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और भुट्टो मार्जे वजूद में आए। जुल्फकार अली भुट्टो ने 1000 साल कश्मीर के इशू पर इंडिया से जंग करने का नारा लगाया, लेकिन अमली तौर पर जुल्फकार अली भुट्टो ने सफारतकारी और सियासी दावपेच के जरिए कश्मीर के हसूल की जद्दोजहद की। शिमला मुआहिदे के बाद पाकिस्तान की जानिब से कभी इंडिया के साथ हॉट बॉर्डर्स या सरहदों पर दरिंदाजी नहीं की गई थी। जनरल ज़िया के दौर में अफगान मुजाहिदीन और दीगर मजहबी मिलिशिया को कश्मीर से इंट्रूड करवाया गया और पाकिस्तान उनकी सरपरस्ती करता रहा, जिसकी वजह से कश्मीर का इशू बैनुल अक़वामी दुनिया में अपनी वक़्त खो गया। आज पूरी दुनिया का परसेप्शन या तसव्वुर ये बदल चुका है कि कश्मीरी हरगिज़ पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना चाहते, बल्कि पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से कश्मीरी अवाम की जिंदगी खतरे में है। सदर परवेज मुशर्रफ ने खटमंडू कॉन्फ्रेंस में उस वक्त जब इंडिया की क़यादत परवेज मुशर्रफ से कोई डायलॉग नहीं करना चाहती थी और सरहदों पर फौज लगाकर बैठी थी, उस वक्त यकीन दहानी करवाई कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म किया जाएगा। और आज अमली तौर पर पाकिस्तान की पॉलिसी वाकई ऐसी है। इस पॉलिसी को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने जर्मनी में बयान किया और कहा कि पाकिस्तान अब यकीन रखता है कि खित्ते की तरक्की तमाम मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करके ही अमल में लाई जा सकती है। कोई भी मुल्क तनहा तरक्की नहीं कर सकता, बल्कि ये रीजन होता है, पूरा एक खित्ता होता है जो मिलकर तरक्की करता है। मौजूदा वजीर आजम के दौरा अमेरिका के बाद सूरत हाल कुछ यूं सामने आई कि इंडिया के वजीर आजम ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 मनसूख करके कश्मीर को इंडिया के अंदर मर्ज कर लिया, अनेक्स कर लिया। इससे पहले इंडिया उसकी आज़ाद हैसियत को तस्लीम करता था। जब इस अमल पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मौसर एहतजाज नहीं किया गया और पाकिस्तान के फौजी हलकों ने भी इस अमल पर मुज़ाहमत नहीं दिखाई, तो पाकिस्तान के करीब तरीन हमसाया और कश्मीर के अंदर दिलचस्पी रखने वाले तीसरे करीबी फरीक चीन ने अपने रद्द अमल का इजहार जरूरी समझा। और मैं समझता हूं कि चीनी क़यादत इस वक्त ये नतीजा निकाल चुकी है कि पाकिस्तान और इंडिया स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर चुके हैं और मुमकिन है कल कला को पाकिस्तानी क़यादत कश्मीर के इशू पर एग्रेसिव होने की बजाय डिफेंसिव हो जाए और मजीद कश्मीर का कोई हिस्सा पाकिस्तान के हाथ से इंडिया तक ना पहुंच जाए। इसलिए चीन ने अपना वजूद या अपने वजूद का इजहार जरूरी समझा और लद्दाख में इंट्रूड किया और अपनी चौकियां कायम कर ली हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि मौजूदा विफाक पाकिस्तान चीन की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में एक अहमियत का हामिल मुल्क है। पाकिस्तान के विफाक को टूटते देखना, कमजोर देखना या पाकिस्तान की मौजूदा जोग्राफियाई हैसियत का इनकार चीन के लिए मुस्तकबिल में मसाइल पैदा कर सकता है। लिहाजा चीन ने इस वक्त कश्मीर के अंदर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है और इंडिया को मुतनब्बे किया है कि मौजूदा सूरत हाल को तब्दील करने की किसी भी कीमत पर इजाजत नहीं दी जाएगी। मैं यहाँ पर एक और अमल का जिक्र करूंगा। 2005 में तारीख में पहली बार ऐसा हुआ था कि चीनी सदर पाकिस्तान के दौरा पर बरास्ता न्यू दिल्ली आए थे। उस वक्त चीनी सदर ने सदर परवेज मुशर्रफ को यह पेशकश की थी कि उन्हें इंडिया ने यह इख्तियार दिया है
कि कश्मीर के मामला पर वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सालिसी करें। मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी क़यादत की तरफ से एक बहुत संगीन गलती की गई कि उस मौका को ठुकराया गया और कबूल नहीं किया गया। चीन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुस्तकिल बुनियादों पर मसले का हल कर सकता था और पाकिस्तान के बॉर्डर्स को सेफ कर सकता था और इस खित्ते की सियासत को तब्दील कर सकता था। आज मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, या ये बासानी कंक्लूड कर सकता हूं कि 2005 में की गई गलती को पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को ज़ेरे गौर लाना चाहिए और आज चीन की पेशकदमी का फायदा उठाकर पाकिस्तान को इंडिया ही नहीं, अफगानिस्तान, ईरान और दीगर तमाम ममालिक के मसाइल के अंदर चीन जैसे दोस्त मुल्क की सरपरस्ती के साथ एक जामे पॉलिसी बनानी चाहिए, जिसके जरिए हम अपने बाहमी तनाज़ात को पुरसकून अंदाज में सियासी तौर पर हल कर सकें। आप यकीन रखें कि मौजूदा दौर में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या मजहबी मिलिशिया के जरिए दूसरे ममालिक में मुदाखलत करने की पॉलिसी को तरक्की याफ्ता दुनिया या नई दुनिया मजीद आपको इस्तेमाल करने का मौका नहीं देगी। और अगर अभी भी आप अपनी कौम के साथ झूठ बोलते चले जाएंगे, मामलात को छुपाते चले जाएंगे, तो मुमकिन है कि मुस्तकबिल में जाकर आप पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ कोई ऐसा खिलवाड़ करें जिससे पाकिस्तान की सालमियत खतरा में पड़ जाए। चीन की पेशकदमी से कबल इंडिया की हुकूमत कश्मीर पर एडवांस कर रही थी और जारहाना तौर पर अपना रद्द अमल दे रही थी। कभी इंडिया के टीवी चैनल्स दिखाते थे कि मुजफ्फराबाद में मौसम का हाल ये है और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम का हाल ये है। चीन की पेशकदमी से पाकिस्तान की हुकूमत को वक्ती तौर पर सुकून और तसल्ली मिली है। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी सियासतदान सब मिलकर चीन को अपना दोस्त मुल्क मानते हुए ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि मुस्तकबिल में दोबारा पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की पॉलिसी की जानिब न जाना पड़े। दूसरा रुख में आज परसेप्शन का दूसरा रुख इसी कदर है। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। अपनी ज़रूरत के मुताबिक या अपनी तरजीहात के मुताबिक मौज़ूआत की निशानदेही करें जिन पर आप मुझे सुनना चाहते हैं। आज के लिए इसी कदर। खुदा हाफिज़।